दूसरे चरण का मतदान जारी है और हम लगातार अपील कर रहे हैं। अभी आपने देखा प्रधानमंत्री अररिया में रैली कर रहे थे, उन्होंने भी कहा बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकलना चाहिए, उत्सव जैसा माहौल होना चाहिए। और ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि वोटिंग परसेंटेज प्रथम चरण में बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा था और दूसरे चरण में 11 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज रहा उससे आशंका बढ़ती है कि कहीं पहले चरण की तरफ ही तो नहीं बढ़ रहा है। लेकिन लोकतंत्र के महापर्व में कई जगहों पर लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने जा रहे हैं। खासतौर पर नारी शक्ति की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। निर्मला सीतारमण हैं, शोभा करंदलाजे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, हेमा मालिनी, नवनीत राणा, नेहा शर्मा। ये कुछ नारी शक्ति की तस्वीरें जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और नारी शक्ति की बात हो रही है, ज़ेबा खान जी अब आपका अवसर तो अभी प्रधानमंत्री को भी आपने सुना धैर्यपूर्वक और काफ़ी चर्चा हो चुकी है। अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मतदान का प्रतिशत जो है वो चिंता का विषय है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब अपनी रैली की शुरुआत में मतदाताओं से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलो, यानी कि नज़र है कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है और ये माना जाता है कि वोटिंग परसेंटेज अगर कम है तो बहुत बड़ा बदलाव करने के मूड में जनता नहीं है। लेकिन आपकी टिप्पणी पहले इस पर चाहूंगा। देखिए, वोटिंग परसेंट कम है इसका मतलब ये भी कि जो पहले जनता उत्साह में जाती थी और भाजपा को वोट करती थी, वो इस बार जनता में उत्साह नहीं है। और आप नारी शक्ति की बात कर रहे हैं तो आज सबसे ज्यादा मोदी जी की जो नीतियां मोदी जी लागू किए हैं और 10 सालों में नारी हताहत है। नारियों की कहीं चिंता नहीं की गई है। रसोई में देख लीजिए, गैस सिलेंडर में देख लीजिए, महंगाई की मार इतनी ज्यादा पड़ रही है। और नारियों की जहां तक बात है, मणिपुर में नारियों की अस्मिता किस तरह लूटी गई और प्रधानमंत्री मौन रहे। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश की पहलवान बेटियों को घसीट कर उठाकर फेंक दिया गया। रोती बिलखती हुई ये देश की नारी शक्तियां दिल्ली के जंतर मंतर से गई, लेकिन भाजपा के मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री मौन धारण किए रहे। और आज प्रधानमंत्री जी ईवीएम की व्याख्या कर रहे थे और बता रहे थे, तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि तोते की जान जो है, राजा की जान तोते में है और वो तोता ईवीएम है। ये प्रधानमंत्री के शब्दों से, पूरा बातों से, स्टेटमेंट से जाहिर होता है। और आप देख सकते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के स्वागत की बात है। लेकिन ज़ेबा जी, आपको नहीं लगता, देखिए ये तो माधवी जी अभी इस पर कुछ ना कुछ स्पष्ट तौर पर कहना चाहेंगी, लेकिन फिर भी संदेश खाली ज्यादा छाया रहा। आप जब नारी शक्ति की या नारियों के उत्पीड़न की संदेश खाली आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सीबीआई की टीम गई। देखिए, बहुत दुखद, मणिपुर पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। हम ये नहीं बोलते कि संदेश खाली के गुनहगारों को सजा नहीं दी जाए, ईमानदारी से जांच और सजा दी जाए, लेकिन जब संदेश खाली की बात की जाती है, संदेश खाली की चिंता है, मणिपुर पर मौन क्यों रखे हैं प्रधानमंत्री? और ब्रिजभूषण अभी तक पद पर क्यों बने हुए हैं? और हमारी पहलवान महिलाओं को इंसाफ क्यों नहीं मिलता है? और इसी देश में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फूल माला देकर स्वागत किया जाता है। ये कौन सा दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का? प्रधानमंत्री ये तो बताए, जहां पर उनके नेता, उनके मंत्री आकर लोकतंत्र को खत्म करने की बात करते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं, दूसरे तरफ संविधान की दुहाई दी जा रही है। वाह वाह, ये कौन सा मतलब इनके कथनी और करनी में फर्क है। नारी शक्ति बनाम नारी शक्ति। माधवी जी, सवाल आपकी तरफ है। देखिए, जब एक उंगली दूसरी तरफ उठती है ना, तो 3 उंगली अपनी तरफ भी झुक जाती है। तो ये लोग कभी अपने आप में झांक कर नहीं दिखते हैं। कांग्रेस की नीति रही है, और मैं बता देती हूँ कि बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, ये डायलॉग देने वाली जो बेटी है वो केवल कुछ राज्यों में, चुनिंदा राज्यों में लड़ती है। जहाँ लड़ना चाहिए वहाँ नहीं लड़ती है। तो अगर आप महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करेंगे और महिलाओं के लिए राज्य चुन के बात करेंगे, तो ये तो उचित नहीं है। जो बेटी लड़ने के लिए दूसरे राज्यों में तैयार हो जाती है, वो संदेश खाली के मुद्दे पर एक बार भी नहीं बोलती है, जहाँ पर सैकड़ों महिलाओं के साथ में शोषण होता रहा, वर्षों से होता रहा। जब ये मुद्दा उठ के आया तो क्या एक बार भी प्रियंका गांधी को बोलने की जरूरत महसूस नहीं होती? दूसरी बात, देखिए, मैंने बीच में नहीं बोला, यहाँ पे इस तरीके से बहस होगी तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी। सॉरी प्रवीर जी, उन्होंने जब अपनी बात बोली तो मैंने सुना, अब मुझे जवाब देने दीजिए। जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैं तो चुपचाप बैठा हूँ, आप लोग आपस में बात कर रहे हैं।
नहीं, आपस में बात नहीं, मैं अपना सवाल मैं बोलिए 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 निर्बाध रूप, मैं सुन रहा हूँ आपको, सब सुन रहे हैं आपको। जी बिल्कुल। रही बात, देखिए महिला सशक्तिकरण की बात, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जैसी केंद्र में आई, सबसे पहले महिलाओं के लिए 3 तलाक का कानून लेकर आने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर दिए जा रहे हैं, उसमें जो नाम है वो महिलाओं को मालकिन बनाया जा रहा है। चाहे आप कोई भी जनधन योजना हो, उसमें महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ाया। केंद्र के अंदर में जेबा जी आएंगे आपके पास, आपको समय मिलेगा, निश्चिंत रहें। केंद्र में सबसे ज्यादा महिलाओं को मंत्री बनाया गया। आज पहली महिला जो सांसद में नागालैंड जैसे छोटे से राज्य से पहुंची, वो भी महिला थी। ये बीजेपी के काल में ही हुआ। तो बीजेपी ने कभी भी महिलाओं को इग्नोर नहीं किया है। कहीं कहीं कुछ ऐसे विवाद होते हैं जहां पर कानून अपनी कार्रवाई करता है तो निश्चित रूप से करता है, लेकिन आप अगर राज्यों को चुनेंगी, संदेश खाली के मुद्दे पे चुप रहेंगी ना, और मणिपुर के लिए आप चिल्ला चिल्ली करेंगी, तो ये तो उचित नहीं है। आप अगर कोई भी व्यक्ति अगर महिलाओं के लिए लड़ना चाहता है तो महिलाएं तो सबके लिए, वही आप ठीक है। आप दोनों के पहलू आए। महिला मतदाता बहुत महत्वपूर्ण है और अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी को ये अपेक्षा रही है कि महिला मतदाता जितनी तादाद में बाहर निकलेंगी उतना उनके लिए अच्छा होगा, ऐसा बीजेपी का कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। और आप इस वक्त अलग अलग जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी देख रहे हैं, तो ये सारी जानकारियां भी साथ में चलती रहेंगी। इस सबके बीच में वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र द्विवेदी जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं पैनल में। राजेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं और ये जानना चाहूँगा आपसे कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर बड़ी चिंता जाहिर की जा रही है। हम अभी पैनल पर ये डिस्कस भी कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अभी अपनी अररिया की रैली में कहा है कि मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं आप? किसके लिए फ़ायदेमंद, किसके लिए नुकसानदायक? वैसे तो सबको निकलना चाहिए, पूरे देश के लिए फ़ायदेमंद है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, लेकिन फिर भी आपकी एनालिसिस क्या कहती है? देखिए, मतदान प्रतिशत कम ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकता है, गवर्नमेंट के निगेटिव भी हो सकता है। दूसरा, सबसे मेरा यह कहना है कि 80 करोड़ लाभार्थी हैं जो 5 किलो अनाज पाते हैं। अगर 97 करोड़ मतदाता हैं, आप वही रेशियो निकालो तो औसत 80 के मतलब 78-79% मतदान होना चाहिए। इसका मतलब लाभार्थी जो लाभ पा रहे हैं वो भी नहीं जा रहे हैं मतदान केंद्र तक, किसी भी वर्ग के, जो 80 करोड़ मत है। इसका बड़ा बेसिक कारण है कि मतदाताओं को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि सभी सरकारों के सभी घोषणा में करेक्टर सबका एक ही जैसा, सत्ता का करेक्टर। जैसे महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी, भाई 29 में आरक्षण दिया जाएगा, क्या हो गया? आज की तारीख में किस पार्टी ने कितना महिलाओं को टिकट दिया है? तो सबका सत्ता का जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे मोदी जी हो, राहुल जी हो, सबका करेक्टर एक ही जैसा है, महिलाओं को लेकर, मतदान को लेकर, और सबके अपने घोषणा पत्र है जो भी हैं। इसलिए मतदाताओं का एक जो समर्थक वर्ग है, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आपका आरजेडी का हो, लोकल पार्टीज का हो, सबका वो अलग अलग है। वही लोग तो जब द्विवेदी जी अपनी बात कह रहे हैं तब तक हम आपको जो अभी लेटेस्ट वोटिंग परसेंटेज आया वो भी बता देते हैं। 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आ गया। उत्तर प्रदेश में 34% के आसपास है, तो 34% बिहार में है, छत्तीसगढ़ में 53% से ज़्यादा। देखिए कितना बड़ा फर्क आप देखेंगे। छत्तीसगढ़ में अच्छा मतदान आप कहेंगे, जम्मू कश्मीर में भी ठीक ठाक मतदान है, बाकी जगहों के 43% के आसपास दिखाई पड़ रहा है। तो ये अलग अलग जगहों का मतदान प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा हमने देखा कि थोड़ा सा बिहार में कम दिखाई पड़ता है, और बिहार जो है वो बड़ा चुनौतीपूर्ण राज्य है। राजेंद्र जी, आप अपनी बात को भी आगे जारी रखें, तब तक ये वोटिंग परसेंटेज भी मैं दर्शकों को दिखा रहा हूँ। बिहार का कारण यह है कि इस समय जो लेबर तबका है, वहां का जो लाभार्थी है, लाभ भी पा रहा है, वो मैक्सिमम बाहर चले जाते हैं। इस समय मजदूरी के लिए जो सीजन चल रहा है गेहूं की कटाई का, और सब पंजाब और दूसरे जगह चले जाते हैं जो सर्वाधिक वोट डालने वाले होते हैं। इसलिए बिहार का परसेंटेज कम आ रहा है। और वैसे भी 2019 जो है हाईएस्ट मतदान प्रतिशत था अभी तक का, 1952 से लेकर अभी तक देख लिए तो केवल 84 में जब एक सिंपैथी लहर थी इंदिरा जी के डेथ के बाद, तब केवल 64% हुआ था। उसके बाद 67% वोट केवल 2019 में हुआ। अब स्थिति यह है कि आप किसी भी पार्टी का सोच लीजिए, मतदाताओं का अच्छा एक सबसे इंटरेस्टिंग होता है जब कोई
हवा चलती है तो जो फ्लोटिंग मतदाता होता है, जो मतदान नहीं करना चाहते किसी के ऊपर, उसका कोई रुझान नहीं होता है, जो वो बूथ तक जाते हैं तो मतदान प्रतिशत बढ़ जाता है। जिससे 2019 का उदाहरण है, एक वेब था एक, तो उसमें लोग गए, पुलवामा कांड के बाद एक राष्ट्रीयता की बात थी, तो उसमें जो लोग नहीं जाना बचा तो वो भी गए मतदान। तो जो फ्लोटिंग मतदाता होता है वो मतदान प्रतिशत को हमेशा बैलेंस करता है। तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि सारे राजनीतिक दलों का है। और दूसरा ये है कि सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि मोदी जी कह रहे हैं 80 करोड़ को दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, तो क्या राशन पाने वाले भी वोट डालने नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? इसी तरह जितने, अगर आप सोच लीजिए तो 142 करोड़ की आबादी में आपने बड़ी बैलेंस और अच्छी एनालिसिस रखी है राजेंद्र जी। तो माधवी जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी चाहूंगा, क्यों नहीं जा रहे हैं? जो सवाल पूछा राजेंद्र जी ने वो बताएं, ब्रेक पर जाऊं उससे पहले आप थोड़ा इस पर टिप्पणी करें। देखिए 1 बजे तक के अभी तक वोटिंग परसेंटेज आए हैं, वोटिंग जिस तरीके से हो रही है निश्चित रूप से उम्मीद से थोड़ी कम है। लेकिन ये कहना कि भाजपा के लिए वोटिंग नहीं हो रही है और विपक्षियों के लिए वोटिंग हो रही है, ये भी कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि भाजपा को वोट देने वाले आ रहे हों और विपक्षी लीडरशिप में जो एकजुटता नहीं दिख रही है, कोई लीडरशिप नहीं है, किसी तरीके का एक चेहरा नहीं है। और राहुल गांधी को लोग कितना अच्छी तरीके से सीरियस लेते हैं ये तो पूरी देश की जनता, आप किसी से भी, किसी युवा से भी पूछेंगे और राहुल गांधी के बारे में पूछेंगे तो वो किस तरीके से हंस के जवाब देता है। तो ये कहना कि भाजपा के विरुद्ध में जा रही है वोटिंग, ये कहना मुझे उचित नहीं लगता है। निश्चित रूप से परिणाम आएंगे तो वो वही परिणाम आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से, ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें कुछ भी कहना ठोस तौर पर नहीं कहा जा सकता किसके पक्ष में है किसके विपक्ष में है। ये कभी अंदाजा वोटिंग परसेंटेज से नहीं लगता है। कुछ जेनरिक नॉर्म्स बना रखे हैं कि जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा बदलाव लाना होता है तो जनता बड़े उत्साह के साथ बाहर निकलती है। और हमने देखा, जिसको आप मोदी लहर कहते थे, 2019 में जो देखने को मिला, जिस तरह 300 का आंकड़ा पार किया, तो लगता था कि वो माहौल है। 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत आ चुका है, बहुत उत्साहित करने वाला फिलहाल अभी तक का नहीं है। हम फिर अपील करेंगे, अभी बहुत समय बाकी है, अपने मताधिकार का अवश्य इस्तेमाल करें, बड़ी से बड़ी तादाद में बाहर निकलें। जेबा जी, आप इस पर कुछ कहना चाह रही थी। राजेंद्र जी ने बड़ी एक अच्छी बैलेंस एनालिसिस सामने रखी है कि मतदान क्यों कम हो रहा है, खासतौर पर बिहार में क्यों कम हो रहा है। देखिए, मैं बोलना चाहूंगी कि ये 2019 की बात अलग थी, लेकिन 2019 के बाद कोरोना काल देश ने देखा है और किस तरह प्रवासी मजदूर दिल्ली की सड़कों पर अपने गांवों को जाने के लिए मजबूर हुए हैं, किस तरह मजदूर भूखे मरे हैं, किस तरह डेल्टा वायरस के समय गंगा में लाशें बही हैं। और भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी, इन समय में जो समय मिला था उसमें हॉस्पिटल में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज देने के बजाय राज्यों में चुनाव कराने में लगी हुई थी। और चुनाव प्रचार आप गलत भ्रामक प्रचार क्यों कर रही हैं? कोरोना वायरस में आपने देखा होगा कि पूरा विश्व आज भारत का लोहा मानता है उसकी वैक्सीन के लिए, और आप कह रहे हैं कि इस तरीके से व्यवहार हुआ। वैक्सीन जो है डॉक्टर्स ने बनाया, और आपके राहुल गांधी जी ने तो स्वयं वैक्सीन नहीं लगाई, उन्होंने तो उल्टा लोगों को भड़काया कि भाई इसमें वैक्सीन मत लगाओ। आपके कई धर्मों के, मजहबों के धर्मगुरुओं ने तो कहा इसमें नपुंसकता फैली है, ये वैक्सीन मत लगाइए। आपने तो विरोध किया था उसका, आप पिछला रिकॉर्ड देखिए अपना। आप अब करें इसका, ये आप लोग मत लीजिए, वैक्सीन डॉक्टर ने बनाया है, भाजपा ने नहीं बनाया है। भाजपा की सरकार ने, मतलब आपने विरोध किया कि भाजपा की वैक्सीन है। बोलिए, बोला राहुल गांधी जी का बयान उठाकर देख लीजिए, अखिलेश यादव जी का, राहुल गांधी जी का। ठीक है, सुन लेते। पूरे देश ने देखा है और किस तरह आप लोगों ने लाइन में लगा, जब नोटबंदी के समय पूरे देश ने देखा है सरकार की जो भी नीतियां आई, गरीब जनता मरा है। किसान आंदोलन में किस तरह 700 किसान शहीद हुए और आज भी बैठे हुए दिल्ली के खनौरी बॉर्डर पर पंजाब के, आज भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। जंतर मंतर पर महिलाओं को उठाकर, पहलवान महिलाओं को फेंक दिया जाता है। लखीमपुर खीरी में क्या होता है पूरे देश ने देखा, मनीषा वाल्मीकि के साथ। जो भी वादे हैं सब झूठे हैं, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए जो भी इनके स्कीम्स आते हैं, ये सारे मुद्दे तो यूपी इलेक्शन के पहले भी ठीक लग रहे थे आप लोगों ने जो उठाए थे, लेकिन वो चले नहीं, उस समय पर भी नहीं चले। मैंने देखा था तब भी आप लोगों का ये था स्टैंड। चाइना घुस गया मनी, और चाइना का नाम भी प्रधानमंत्री और भाजपा लेने से डरती है। जहां पर संदेश खाली की बात की जाती है, लेकिन मणिपुर पर गुम हो जाते हैं।
यहाँ तक कि महिलाएं भी आपके कर्नाटक में नेहा जी का कत्ल हो गया, आपकी सरकार है वहां पे, कर्नाटक में नेहा जी का कत्ल हो गया, तो हम साथ में नहीं, जो कत्ल हुआ जांच होगी, लेकिन आप बड़ी आसानी से कह लेते हैं आपकी जांच हो रही है, तो अन्य दल भी कहते हैं कि भाई जांच हो रही है, फिर उसमें आप इतना मुद्दा क्यों कर रहे हैं? फिर अगर जांच हो रही तो फिर विश्वास करिए जांच हो रही है। हो जाते हैं आप लोग, तो क्रिमिनल्स के साथ खड़े हो जाते हैं, आप लोग तो बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं। मनीषा वाल्मीकि के साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ? आपके पार्टी में आज भी बैठे में जो पहलवान महिलाओं के जो इज्जत अस्मिता के साथ खेले, आराम से बैठे में, पर आप लोग भी चुप से बैठे। आपको दिल्ली का निर्भया कांड मालूम है? आपके जो सहयोगी हैं केजरीवाल जी, निर्भया कांड के आरोपी को मशीन देने के लिए 10,000 रुपए देने के लिए जाते हैं। आप महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं, आपने कभी उसको केजरीवाल जी को पूछा इस बारे में? वो आज जेल में है। आप कौन सी निष्पक्षता की बात करते हैं? उन्हीं का एक मंत्री जो सीडी कांड में और दूसरे कांड में अंदर है, जम्मू कश्मीर में अनारा गुप्ता केस में। पूछा था जब साथ में नहीं थे तब पूछा था, तब आपने नहीं पूछा। ठीक है जी, ठीक है ज़ेबा जी, मुझे लगता है देखिए आपने निर्बाध रूप से सारे जो भी आपने टॉपिक लिखे थे एक साथ आपने संदेश खाली, पहलवान, सारी चीजें बोली और आपको हमने कहीं नहीं टोका। राहुल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो अपना देखिए, हमें एक चीज, चूंकि कोरोना काल का मामला तो पीछे छूटा है, लेकिन हमें अभी भी ध्यान में है कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था और कोरोना काल के जो आंकड़े जारी हो रहे थे उसमें, तब तबलीगी जमात के आंकड़े सरकार अधिकृत तौर पर जारी कर रही थी। तो आप सोच के देखिए कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में भी सांप्रदायिक विभाजन की कहानी, तस्वीर खींची जा रही थी। तो ये देखिए, ये सब चीज़ें जब हम लोग अतीत में जाते हैं तो बड़ी दुखद स्मृति में चीज़ें आती हैं। लेकिन एक अभी भी कैसरगंज के सीट पे घोषित नहीं किया गया है परवीन जी टिकट। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जो है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की रोकी हुई है, और हम लोगों को नहीं पता कि बृजभूषण शरण सिंह जी को लेके भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट दोबारा देने जा रही है या नहीं देने जा रही है। क्योंकि मांग तो देखिए ये चीज़ें हो रही हैं कि महिला पहलवानों के साथ तमाम तरह के मामलों को लेकर बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस ने, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अधीन वो पुलिस है, उन्होंने गंभीर धाराओं में चार्जशीट दाखिल कर दिया है परवीन जी। तो उसके बावजूद भी देखिए ये स्ट्रेटेजिकल होता, आप भी जानते हैं राहुल जी की बहुत ज्यादा हंगामा ना हो, बहुत ज्यादा समय विरोध का ना मिले, इसलिए एन मौके पर इस तरह की विवादित सीटों को मैं कह रहा हूं कि देखिए, कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, अभी तक देखिए एक तरह से इसमें भी एक तरह से रणनीति के तहत पार्टी आगे चल रही है। तो इसलिए ये जो सवाल अभी राजन जी ने खड़े किए थे कि पार्टियां आती हैं चली जाती हैं, लेकिन महिला सुरक्षा के मामले को लेके वो चुनाव में मुद्दा जरूर बनता है, लेकिन जो रवैया होता है, जो उसके प्रति जो एक गंभीरता की स्थिति होनी चाहिए, वो गंभीरता की स्थिति नहीं होती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेके देखिए, नए संसद भवन में कितने जोर शोर से जो है कि तमाम तरह की चीजें रखी गई। भाई उसको अगर ये सरकार चाहती तो इसी 2024 के लोकसभा चुनाव से लागू कर देती, लेकिन अब वो पहले तमाम तरह की चीजें होंगी, फिर वो 2029 से वो लागू होगा कि 34 से लागू होगा, कब होगा वो, उसको किस तरह से जो है कि देखिए भविष्य के घर में छोड़ दिया गया है। तो महिलाओं को लेके मैं अभी भी कहूंगा कि जो एक राजनीतिक दलों की एक मजबूत प्रतिबद्धता होनी चाहिए, वो हम लोगों को दिखती नहीं है। हालांकि मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कुछ हद तक, लेकिन अगर महिलाओं का विश्वास जीतने की जहां तक बात होती है, उसमें बहुत हद तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचार के माध्यम से, आप जैसे भी कह लें, उसमें गंभीरता जितनी दिखाई, उसमें एक लीड के तौर पर दिखाई देती है। और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है, ये कॉन्फिडेंस है कि महिलाएं अगर ज्यादा तादाद में निकलेंगी तो उनका फायदा है। सौरभ जी, आप क्या कहेंगे? प्रवीण जी, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जिसने अपने पार्टी के भीतर 33% आरक्षण दिया है। शायद इस बात को राहुल जी को नहीं ध्यान में हो, केवल बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है कि टिकटों में कोई पार्टी देते हुए कहां नजर आ रही है? हमें तो कोई पार्टी नजर नहीं आ रही देते हुए। एक बात, दूसरी बात, बीजेपी के ही नेतृत्व में जो सरकार है उसने भारत की प्रथम नागरिक को, महिला को बिठाया है। अब उसके पहले भी प्रथम नागरिक महिला बैठ चुकी है उसके पहले। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में बाकी दलों का तो ठीक है, जरा चिंता जायज है, लेकिन कांग्रेस कभी इस राज्य की प्रतिनिधित्व करती थी, क्योंकि एक बहुत फेमस बात कही जाती है, जुमला ही उसको कहें, कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है। आज उसी 80 सीट पर कांग्रेस के लिए रायबरेली और अमेठी के उम्मीदवार ढूंढे जा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं कभी इंदिरा गांधी का गढ़ था, पंडित नेहरू यहीं से थे, फूलपुर और ये सारी सीटें इन लोगों की हुआ करती थी। आज उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त की स्थिति है। मुझे लगता है कि देखिए, संगठनात्मक स्तर पर कहीं न कहीं इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। आप राजन जी एक थोड़ा क्लोजिंग कमेंट इस पर दें, मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि कम परसेंटेज हो जो भी हो, चुनाव प्रचार के माध्यम से बीजेपी के पास एक एज है, और जो विपक्ष की कमजोरी की बात या बहुत मजबूती से विपक्ष नहीं सामने खड़ा हो पा रहा था, वो उस फर्क को कैसे देखते हैं अभी दूसरे चरण का मतदान जब तक आ गया? देखिए, दूसरे चरण का मतदान जो अभी चार्ट है अपने जो आप बताए हैं, पहले चरण के लगभग वैसा ही है दूसरे चरण का मतदान। तो इससे ये लगता है कि मतदाताओं का रुचि जो है, चाहे किसी के भी हो, समर्थक हो, भाजपा के हैं या राहुल कांग्रेस के हैं या क्षेत्रीय दलों के हैं, उनका इंटरेस्ट इसमें नहीं है, ना मोदी जी के गारंटी पर है, ना राहुल के जो है घोषणा पर की जो कर रहे हैं। तो अच्छा, दूसरा ये है कि दोनों तरफ से, और मैं जो पहले भी कह रहा था, जो फ्लोटिंग मतदाता होता है, देखो समर्थक तो दोनों के जा रहे हैं, कट्टर समर्थक जो होंगे, जो भाजपा के समर्थक हैं वो भी जा रहे हैं, पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं, और जो विरोध में वो भी जा रहे हैं। जो बीच वाला मतदाता होता है, मतदान प्रतिशत वही बढ़ाता है, उनकी संख्या होती है 7 से 8%। ठीक है, आप देखिए, जब इमोशंस या नेशनल पुलिस 84 में सर्वाधिक मतदान हुआ, उसके बाद 2019 में हुआ, उस समय भी इंदिरा गांधी के सिंपैथी लहर थी, और 2019 में एक भावनात्मक लहर था देश के प्रति पुलवामा कांड के। तो जो 7 से 8% मतदाता होता है, वो जब पोलिंग पूर्व तो मतदान प्रतिशत अचानक बढ़ जाता है। ये बेसिक चीज होता है। तो किसके समर्थक जा रहे हैं, किसके नहीं, बीजेपी भी के समर्थक जा रहे हैं, वैसी कोई लहर देखने को नहीं मिल रही। ये एक बात इससे लब्बो लुबाब समझ में आता है। लेकिन माधवी जी, दूसरे चरण तक आते आते भी क्या 400 पार का ही दावा रहेगा, या अभी बहुमत आ जाए वो भी एक चुनौती रहेगी? कबीर जी, जो 400 पार का वादा है और ये जनता के सहयोग से बोला गया है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र में स्थापित होगी, और जिस तरीके से विकास और विश्वास की राजनीति पूरे देश भर में चल रही है, वो आगे भी जारी रहेगी। ज़ेबा जी, चलते चलते क्लोजिंग कमेंट आपका, आप बोलना चाह रही थी कुछ? मैं सुन रही थी कि विपक्ष जो है मजबूती से नहीं, बहुत मजबूती से खड़ा है, और इसी मजबूती के वजह से डर है। अगर हम मजबूत नहीं होते तो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज नहीं किया गया होता, और लगातार कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश नहीं की गई होती, और लगातार ईडी सीबीआई का जोर नहीं दिखाया गया। एग्री। बीजेपी जिस अंदाज में चुनाव प्रचार कर रही है, जिस ताकत के साथ अपनी पूरी ताकत झोंकी है, उससे ये बहुत स्पष्ट है कि विपक्ष को हल्के में नहीं लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, आप चर्चा में जुड़े।